दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारतीय ज्योग्राफी अर्थात भारत के भूगोल का एक टॉपिक जो है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अंग्रेजी में जिसे क्या कहेंगे, नॉर्थर्न माउंटेन रीजन। अब जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालय के बारे में जानते हो, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसी के बारे में वह पूछना चाहता है, तो हमें उसी के बारे में ही बताना है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे प्रमुख पर्वत कौन है, हिमालय। इसीलिए जो हम या तो हिमालय कहो चाहे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सबकी बात एक ही है, हिमालय की। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये 22 देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है। 22 क्या, देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है। देशांतरी विस्तार तो आप जानते होंगे। देशांतरी विस्तार क्या होते हैं, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो इसके बीच में कितना है, 22 रेखाएं। कितनी, 22 रेखाएं। तो आप इसे समझ सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकाल के देखें तो यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हिमालय की बात करें या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये 22 तो देशांतरी विस्तार के अंदर फैला हुआ है, अर्थात जो हमारा पूर्व से पश्चिम तक, अर्थात नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक जाना है हमें, नामचा बरवा तक। देखें तो कितने डिग्री का, 22 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। साथ ही साथ देखें तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है, हिमालय। इसका प्रमुख पर्वत कौन सा, हिमालय। इसीलिए इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। अब हिमालय पर्वत का निर्माण कब किया गया, इसका निर्माण हुआ था हमारे टर्सरी पीरियड, जो तृतीय कल्प है उसके अंदर इसका निर्माण हुआ था। और बात करें हिमालय की तो ये क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। तो इसके अंदर जो दो प्लेटें हैं, हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साथ ही साथ कौन सी, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों क्या आपस में टकरा रही है। और टकराहट की जगह पे क्या बन रहा है, हमारा हिमालय या फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हो रहा है। और ये लगातार हो रहा है, अभी तक ये निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, नवीन वलित पर्वत। अब जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उससे क्या बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हमने भारत की नदियों के बारे में बातचीत की, जिसमें हमारे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों का उद्गम हमने कहाँ से जाना, हिमालय की चोटियों से। और बात करें उनमें जल ग्रहण कहाँ से प्राप्त होता था, जो हिमनद थे उनके पिघलने से उनमें जल आता था। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में क्या बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। और इन हिमनदों की वजह से क्या बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसा कि हमने देखा था। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो हिमालय बना कैसे, तो इसके बारे में बात करें। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन हम इनमें से महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत है उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। एक तो हमारा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कौन सा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा हमारा प्लेट विवर्तन की थ्योरी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है दोनों, अर्थात पूरी दुनिया इन 2 सिद्धांतों को मानती है। सबसे पहले बात करते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर क्या मानता था, कोबर एक भूवैज्ञानिक था। तो कोबर का ये भूसन्नति सिद्धांत है। तो कोबर क्या मानता था कि भूसन्नतियां क्या होती है, पर्वतों का पालना होती है। पालना तो समझती है, अर्थात पर्वत कैसे पैदा होते हैं, पर्वत केवल भूसन्नतियों की वजह से पैदा होते हैं। ठीक है, तो पर्वत कैसे पैदा होते हैं, भूसन्नतियों की वजह से पैदा होते हैं। अब वही बात की फिर भूसन्नति क्या होती है, तो भूसन्नति होती है हमारे लंबे, सकड़े और कम गहरे सागर। क्या होते हैं, लंबे, सकड़े और कम गहरे सागर। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि जैसे ये कोई भूमि है, क्या है, ये कोई भूमि है, दूसरी भूमि है ये, दूसरी भूमि, जैसे कि पर्पल में दूसरी भूमि बना देते हैं, ये इसकी क्या दूसरी भूमि है, ये साथ में। अब इन दोनों के बीच में क्या जल राशि है, ये ब्लू कलर की पानी की राशि है। पानी तो है लेकिन ये पानी ना तो गहरा है और ये लंबाई में बहुत ज़्यादा है। क्या है, लंबाई में छोटा नहीं है, लंबाई में बहुत ज़्यादा है।
भाई सकड़ा भी है, कम एरिया के अंदर है, गहरा भी नहीं है, और साथ ही साथ क्या लंबा है। तो इन दोनों के बीच में इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, भूषण नदी कहेंगे। जिसमें खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें लंबे, सकड़े और कम गहरे जो सागर होते हैं इनको भूषण नदी कहेंगे। अब जैसे भूषण नदी हमने देखा, जैसे ये एक भूषण नदी है बीच वाली, ब्लू कलर की हमने क्या मानी, भूषण नदी मानी। अब भूषण नदी के दोनों और तरफ क्या होते हैं, भूभाग होते हैं। इधर भी भूभाग होगा, इधर भी भूभाग होगा। इनको हम क्या कहेंगे, अग्रदेश कहेंगे। दोनों और तरफ क्या कहेंगे, अग्रदेश कहेंगे। तो आप देख सकते हैं भूषण नदी है, तो भूषण नदी के दोनों तरफ क्या होंगे, अग्रदेश होंगे। अब जो कोबर था, तो कोबर क्या मानता था कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। वो ये कहता था कि लगभग 7 करोड़ साल पहले, क्या लगभग 7 करोड़ साल पहले जहाँ हिमालय है वहाँ पे 33 सागर पाया जाता था। क्या पाया जाता था, 33 सागर पाया जाता था। इसीलिए उसे क्या कहते थे, 33 भूषण नदी। क्या पाया जाता था, 33 सागर पाया जाता था, इसीलिए उसे क्या कहते थे, 33 भूषण नदी कहते थे। और रही 33 सागर की, तो 33 भूषण नदी के दोनों ओर एक तरफ तो अंगारा लैंड था, तो दूसरी तरफ कौन सा था, गोंडवाना लैंड। तो हम समझ चुके हैं। तो 33 भूषण नदी थी, 33 भूषण नदी के दोनों ओर तरफ क्या क्या थे, एक तरफ अंगारा लैंड था और दूसरी तरफ क्या था, गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है कि मैं पहले आपको चित्र के माध्यम से इसको बताता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले देख लीजिए कि पहला चित्र है ये वाला, ये पहला वाला चित्र है। इसमें 2 भूभाग है, एक तो हमारा ये वाला भूभाग है, एक दूसरा वाला भूभाग ये है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, जल राशि। ये आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में क्या है, जल राशि। दोनों भूभाग है, जो दृढ़ भूभाग है इसको हम क्या कहते हैं, अग्रदेश। दोनों भूभाग है, इनको हम क्या कहेंगे, अग्रदेश। और जो ये जल राशि है, जो ज़्यादा गहरी भी नहीं है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे, भूषण नदी। तो पहला वाला चित्र आप समझ गए होंगे। अब दूसरे वाले चित्र की तरफ जाते हैं। दूसरा वाला चित्र हमारा ये वाला। दूसरे वाले चित्र में क्या देखा हमने कि ये तो हमारा एक अग्रदेश है, दूसरा अग्रदेश ये है। तो समय के साथ क्या होता है, इनके अंदर अवसाद बिखरते हैं। इनसे क्या होते हैं, अवसाद बिखरते हैं, और अवसाद बिखर के ये जो हमारी भूषण नदी है इसके अंदर आके वो निक्षेपित होने लगते हैं। जो आप कंकर देख रहे हैं, तो कंकर क्या है, जो ये हमारी भूषण नदी है उसके अंदर आके इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो आप धीरे धीरे इस चीज को देख सकते हैं। तीसरे चित्र में हम क्या देखते हैं, ये तीसरा वाला चित्र है कि धीरे धीरे जब अवसाद इस भूषण नदी के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो इस क्षेत्र में जो अवसाद होते हैं, इन अवसादों के कारण क्या है, दबाव बढ़ने लगता है। क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है, और जल ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जल राशि ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और इस जो जमीन होती है इसमें क्या है कि दबाव बढ़ने लगता है। तो समय के साथ क्या होता है कि ये जो भूषण नदी है, चौथे चित्र की बात करें ये वाला, तो इसमें जो भूषण नदी थी वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। और क्या होता है, इनके बीच में क्या है, इधर की तरफ वलन आ जाता है और इधर की तरफ वलन आ जाता है। जो इसके किनारे होते हैं इन पे क्या होते हैं, वलन आ जाते हैं, और जो बीच वाला एरिया होता है ये सपाट रह जाता है। बीच वाला एरिया क्या होता है, सपाट रह जाता है, जबकि दोनों तरफ क्या होते हैं, वलन आ जाते हैं। तो चौथे चित्र में हम इस चीज को देख सकते हैं। और ऐसा ही हमारे भारत के साथ हुआ है। भारत के साथ क्या हुआ है कि 2 अग्रदेश कौन कौन से थे हमारे, एक तरफ तो अंकारा लैंड था, दूसरी तरफ कौन सा था, गोंडवाना लैंड। एक तरफ तो क्या था, अंगारा लैंड था, दूसरी तरफ क्या था, गोंडवाना लैंड। और दोनों के बीच में भूषण नदी थी, कौन सी, 33 सागर भूषण नदी। तो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है इनसे निक्षेपित होते थे, और जो हमारे 33 सागर भूषण नदी थी उसमें जाके अवसाद इकट्ठे होने लग जाते थे। इससे धीरे 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 उन पर दबाव बढ़ने लगा, और अंत में क्या हुआ, एक तरफ तो जो वलन हुआ उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो दूसरी तरफ के वलन से कुल्लू शान पर्वत का निर्माण। किस किस का, एक तरफ तो हमारे भारत के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ जो हमारे तिब्बत के क्षेत्र के अंदर कुनलुन पर्वत है इसका निर्माण हुआ। और इन दोनों के बीच में जो सपाट ऊंची क्षेत्र था उसे हम कहते थे तिब्बत का पठार। तो ये किसने समझाया था, हमारे कोबर जो भूवैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो अब इसको टेक्स्ट के रूप में पढ़ लेते हैं कि क्या समझाना चाहते थे। तो 33 सागर भूषण नीति के बारे में हमने देख लिया।
तो जो अग्रदेश है इनसे आने वाली जो नदियाँ थी ये भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण करती थी। तो हमने देख लिया जो दोनों अग्रदेश थे कौन कौन से, एक तो हमारा गोंडवाना लैंड था, एक तो हमारा क्या है गोंडवाना लैंड, और दूसरा कौन सा था अंगारा लैंड। तो इन दोनों से क्या है कि अवसाद आते थे नदियों के साथ, और जो हमारे टैथिस भूसन्नति थी उसमें जाके वो निक्षेपित हो जाते थे, जिससे क्या होता था भूसन्नति का तल धंसने लग जाता था, और अग्रदेशों में क्या है संपीड़न बल लगने लगता था। अग्रदेशों के जो किनारे हैं जहाँ पे हमने वलन देखा था उन एरिया में क्या होता है संपीड़न बल कार्य करने लग जाता है। चित्र हमने देख लिया था। अब संपीड़न बल के कारण क्या होता है भूसन्नति के अवसादों का वलन होता है। भूसन्नति में जो अवसाद जमा हो गए थे उन अवसादों में क्या होता है वलन होता है, जिससे क्या हमारे भारत में एक तरफ तो हिमालय पर्वत और दूसरी तरफ कुनलुन पर्वत श्रृंखलाओं जैसी पर्वतों का निर्माण होता है। और दोनों के बीच में क्या है जो दोनों वलित पर्वत है जैसे हमारे हिमालय है कुनलुन है, इन दोनों के बीच में क्या एक पठार का निर्माण होता है, जैसे कि हमारे तिब्बत का पठार। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे कोबर महाशय है जो भूवैज्ञानिक है तो इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया जिससे हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला तो आपने वैसे भी पता होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर दो प्लेटें हैं हमारी। कौन कौन सी प्लेटें हैं, एक तो हमारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी हमारी है यूरेशियन प्लेट। कौन कौन सी दो प्लेट है, एक तो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी हमारी है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें क्या आपस में टकरा रही है, क्या है दोनों आपस में टकरा रही है, और जहाँ ये टकरा रही है वहाँ पे क्या वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो इस तरह हम दोनों थ्योरी के बारे में जान गए हैं। और अब आगे बात करते हैं जो हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अब हम इनका अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हो चाहे हिमाचल या हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात दो तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात हिमालय को हम दो तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक तो हम इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे, क्या करेंगे इसका भौगोलिक विभाजन, या फिर हिमालय के भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इसके प्रादेशिक विभाजन की, किसकी, दूसरा हम बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे। तो दोनों तरह से हम हिमालय को पढ़ेंगे। पहला तरीका कौन सा हमारा भौगोलिक विभाजन का। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विभाजन से इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हिमालय के जो भौगोलिक विभाजन है इसको तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। भौगोलिक विभाजन की बात करें तो हिमालय को क्या है तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। पहला हमारा क्या है ट्रांस हिमालय, जो क्या है हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। सबसे ऊपरी भाग कौन सा है ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा मुख्य हिमालय, यह हिमालय का मध्य भाग है। अर्थात इस तरह है जैसे ये सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें तो ये हमारा ट्रांस हिमालय, फिर क्या हमारा ये जैसे ये हमारा मुख्य हिमालय, और तीसरा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा पूर्वांचल वाला एरिया। तो ये पूर्वांचल वाला एरिया थोड़ा सा नीचे वाला भाग है। तो इस तरह हम देख सकते हैं इसको। तो वापस देखते हैं इसको कि ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपरी भाग है, मुख्य भाग मध्य भाग वाला, मुख्य हिमालय क्या है मिनट मुख्य हिमालय क्या है मध्य भाग में, और जो हमारा पूर्वांचल है ये सबसे निचला भाग है। तो तीन भाग किए इसके ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय, मध्य भाग हमारा मुख्य हिमालय और सबसे निचला भाग कौन सा है पूर्वांचल। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से भाग है, ये तो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये हमारा मुख्य हिमालय येलो कलर में दिख रहा है, और जो थोड़ा ग्रे शेड में है ये हमारे पूर्वांचल है। अर्थात जो पूर्वी राज्य है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य उनके अंदर कौन से हिमालय पाया जाता है, ये हमारा पूर्वांचल हिमालय। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी ले। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। कौन से हिमालय ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी लेते हैं। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी या ऊपरी भाग है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा हमारा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ विस्तृत है, ये भारत में तो लद्दाख और चीन में कौन सी एरिया तिब्बत, इन दो एरियो में विस्तृत है। ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ पाया जाता है लद्दाख में और तिब्बत में।
ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं या तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग कहाँ पर पाया जाता है? तिब्बत के अंदर। भारत के अंदर तो एक छोटा सा भाग ही पाया जाता है, बाकी सारा भाग कहाँ पाया जाता है? तिब्बत के अंदर। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय के कुछ भाग कहाँ है? भारत के लद्दाख में भी है, लेकिन वो थोड़ा ही भाग है। अधिकतम भाग क्या है? लगभग 90% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? हमारे तिब्बत के अंदर। इसीलिए इसको तिब्बती हिमालय या तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की कुछ छोटी छोटी जानकारी की बात करें तो ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 1000 किलोमीटर। ऊंचाई लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। और 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई की बात करें तो 250 किलोमीटर, लंबाई हमारी 1000 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 किलोमीटर, 4000 मीटर इसकी ट्रांस हिमालय। और ये हमारे जो कश्मीर वाला क्षेत्र है अर्थात जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तिब्बत वाले। अब बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग कहाँ है? चीन में, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ट्रांस हिमालय क्या है? मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्या है? जो ट्रांस हिमालय क्या है? मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, जहाँ पे क्या हमेशा शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहना क्या चाहता है, कि जैसे ये हमारी शिवालिक पहाड़ियाँ है, फिर थोड़ा सा गैप आता है, फिर हमारे ये शुरू हो जाते हैं मुख्य हिमालय, फिर थोड़ा सा गैप आता है और फिर आते हैं हमारे ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से यदि हम वर्टिकली देखते हैं इन पहाड़ों को, तो ये पहाड़ों की साइज इस तरह से दिखती है। वर्षा आती है हमारे इस तरफ से, जैसे मान लो वर्षा इस तरफ से आ रही है, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र है इसकी बात कर रहे थे हम। तो वृष्टि छाया क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था हमारे शिवालिक पर्वत है, ये वाली, फिर हमारा मुख्य हिमालय, फिर हमारा ट्रांस हिमालय। तो इसमें जब वर्षा आती है तो इधर से होती हुई आती है, तो ये जो हिमालय, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है, इसको पार कर जाती है क्योंकि ये हाइट में छोटी है। लेकिन ये जो वर्षा है, इसके मानसून के बादल है, ये कभी भी मुख्य हिमालय को पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट क्या है? ट्रांस हिमालय से ज़्यादा है। क्या है? ट्रांस हिमालय से ज़्यादा है। तो मानसून केवल ये जो मुख्य हिमालय है, इसके इधर की तरफ तो वर्षा करता है, लेकिन इधर की तरफ वर्षा नहीं करता है। वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो इधर की तरफ वर्षा नहीं करता। इस वजह से जो हमारा ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, ये वर्षा रहित रह जाता है। इस वजह से यहाँ क्या पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अब जब यहाँ पानी ही नहीं आता तो क्या होगा? परिस्थितियाँ भी शुष्क पाई जाती है, तो यहाँ वनस्पति का अभाव भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वनस्पति का अभाव भी पाया जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये 1000 किलोमीटर की तो दूरी में फैला हुआ अर्थात लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हमने छोटी छोटी जानकारी ले ली। अब ट्रांस हिमालय में क्या होता है? 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, अर्थात ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में लेकर पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियों में इसको बांटकर पढ़ते हैं। पहली श्रेणी जैसे ये चित्र में भी देखें तो सबसे उत्तर में रहती है हमारी काराकोरम, फिर आती है हमारी लद्दाख, फिर आती है हमारी जास्कर। हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे,
तब हमने पढ़ा था लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी बहती है, हमारी सिंधु नदी बहती है, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तीनों में से काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी श्रेणी भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, कृष्णगिरी श्रेणी, अर्थात काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी श्रेणी भी कहते हैं। अब काराकोरम श्रेणी है, इसको उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी को क्या बोलते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या काराकोरम श्रेणी क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ की श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम देख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 कहो या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहो, तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है, हमारे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन माउंट एवरेस्ट हमारे क्या भारत में नहीं है। तो कहाँ है माउंट एवरेस्ट, ये हमारे नेपाल में, जिसको सागर माथा भी कहते हैं नेपाल में। अब काराकोरम से की बात करें तो काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे हमारे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, हिस्पर, बतुरा, बालतोरो और बियाफू। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, सियाचिन, हिस्पर, बतुरा, बालतोरो, बियाफू। एक बार वापस पढ़े, सियाचिन, हिस्पर, बतुरा, बालतोरो और बियाफू। तो इस तरह बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं इसमें। तो सियाचिन हिमनद है, अब ध्यान रखना हिमनद का अर्थ था इसमें हिम प्लस नद, तो बर्फ से बनी हुई नदियाँ, अर्थात इसमें बर्फ पिघलती है और नदियों के अंदर जल जाता है। तो वैसे सियाचिन हिमनद है, उससे कौन सी नदी निकलती है, उससे हमारी नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी, नुब्रा नदी निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे। सियाचिन हिमनद है, तो सियाचिन हिमनद क्या नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। तो सियाचिन हिमनद है वह नुब्रा नदी घाटी में ही स्थित है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, सियाचिन हिमनद का नुब्रा नदी घाटी में ही स्थित है। आगे हम बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो काराकोरम श्रेणी में जो काराकोरम दर्रा है ये भी स्थित है। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा भी स्थित है, जो क्या करते हैं, भारत और चीन को जोड़ता है, अर्थात ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। और जो काराकोरम श्रेणी है वहां से अघिल दर्रा स्थित है। काराकोरम श्रेणी में क्या है, अघिल दर्रा भी स्थित है, जो क्या करता है, भारत और चीन को जोड़ता है। तो इस तरह हमने इन चीजों के बारे में देखा। अब काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो एक बार वापस इसको थोड़ी सी मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैप के माध्यम से हमारे 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, हमारी जास्कर। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊंची चोटी की बात करें काराकोरम की, तो इसकी है हमारे गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये 8611 मीटर है। दूसरी हमारी कौन सी है, रक्कापोशी चोटी। कौन सी है, रक्कापोशी चोटी। ये हमारे किसकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी। ये हमारी क्या, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7788। तीसरी हमारी है जो हमारी जास्कर श्रेणी, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेट, जिसकी ऊंचाई कितनी है हमारी 7756 मीटर। अब सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी। तो सिंधु नदी क्या है, जो हमारी लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं, इन दोनों श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी है, जो कहाँ से बहती है, हमारी मानसरोवर झील से। अब काराकोरम श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो काराकोरम श्रेणी में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, तो कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है देखिए। एक तो हमारी गॉडविन ऑस्टिन है, गशेरब्रूम, ब्रॉड,
मशेरब्रूम, तो गशेरब्रूम भी याद कर सकते हो, मशेरब्रूम भी याद कर सकते हो, गोल्डन थ्रोन और तेमर कांगड़ी। तो इस तरह हमने देखा काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी कहते हैं, गशेरब्रूम, ब्रॉड, मशेरब्रूम, गोल्डन थ्रोन और तेरम कांगड़ी। अगली पर्वत श्रृंखला की बात करें हम तो काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरी की अर्थात लद्दाख। तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या मानसरोवर झील है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या है, हमारे मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रक्का पोशी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,788 मीटर। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी में कारदुंगला जो दर्रा है वो भी स्थित है। खारदुंगला दर्रा को कारदुंगला दर्रा, तो ये दर्रा कहाँ स्थित है, हमारी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। अब खारदुंगला दर्रा है ये क्या करता है, ये नुब्रा और शोक जो नदी घाटी है इसको सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो खारदुंगला दर्रा क्या करता है, नुब्रा और शोक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या पाया जाता है, लद्दाख का पठार पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या पाया जाता है, लद्दाख का पठार पाया जाता है। और लद्दाख का पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4800 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी 4800 मीटर है। अब लद्दाख के पठार की बात करें तो ये एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। लद्दाख का पठार क्या है, एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो लद्दाख के पठार में ठंडी मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी परिस्थितियां, ठंडी जो मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है लद्दाख के पठार में पाई जाती है। तो हमने काराकोरम और लद्दाख के बारे में जान लिया है। अब बात करेंगे जास्कर श्रेणी की। तीसरी श्रेणी कौन सी आती है हमारी, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात करें, तीसरी है हमारी जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी हमारी सुरु नदी से कर्णाली नदी, इन दो नदियों के बीच में स्थित है। जास्कर श्रेणी किन किन के बीच में, एक तो हमारी सुरु नदी है, एक हमारी कर्णाली नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में हमारी जास्कर श्रेणी है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत की बात करें तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है 7,756 मीटर। जास्कर श्रेणी में बात करें तो फोतुला दर्रा भी स्थित है। कौन सा दर्रा, फोतुला दर्रा कहाँ स्थित है, जास्कर श्रेणी में। और फोतुला दर्रा किन किन को जोड़ता है, ये श्रीनगर और लेह मार्ग, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता कौन, फोतुला दर्रा। आगे बात करें जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच में क्या सिंधु नदी घाटी स्थित है। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंधु नदी घाटी स्थित है। तो इस तरह हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों के बारे में देख लिया है। अब बात करते हैं नुब्रा घाटी की। किसकी, नुब्रा घाटी की। नुब्रा घाटी कई बार परीक्षा में सीधे सीधे ही पूछ ली जाती है। नुब्रा घाटी की बात करें तो नुब्रा घाटी का पुराना नाम क्या था, डूमरा। नुब्रा घाटी का पुराना नाम क्या था, डूमरा था। और डूमरा का अर्थ क्या होता है, फूलों वाली घाटी। डूमरा का अर्थ क्या होता है, फूलों वाली घाटी या फिर फूलों की घाटी भी कह सकते हैं। अब नुब्रा घाटी क्या है, 3 भुजाओं वाली घाटी है। नुब्रा घाटी क्या है, 3 भुजाओं वाली घाटी, जिसका निर्माण क्या है, नुब्रा और शोक इन दोनों के संगम क्षेत्र में होता है। ये दोनों नदियां जहां आके मिलती है वहीं हमारी क्या है, नुब्रा घाटी का निर्माण होता है। नुब्रा घाटी का निर्माण किन किन नदियों के संगम क्षेत्र में होता है, हमारे एक तो नुब्रा है और एक हमारी क्या है, शोक। तो ये जो दोनों नदियां जहाँ आके मिलती है वहीं हमारी नुब्रा घाटी बनती है। फिर बात करें नुब्रा घाटी क्षेत्र में कैसी परिस्थितियां पाई जाती है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, अर्थात यहाँ पे वनस्पति का विकास नहीं होता। नुब्रा घाटी क्षेत्र में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। यदि आपने कई ऐड होते हैं तो कई ऐडों के अंदर इस चीज़ को देखा होगा कि अपने यहाँ ऊंट कैसे होते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे ये तो ऊंट का सिर है,
तो ये हमारे ऊँट है। और फिर उसका एक कुबड़ होता है, एक कुबड़ होकर ये हमारे पूँछ है, तो ये हमारे ऊँट होता है। तो इस तरह का ऊँट तो भारत के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो हमारे ये नुब्रा घाटी है, तो नुब्रा घाटी में इस तरह का ऊँट नहीं पाया जाता। तो नुब्रा घाटी में किस तरह के ऊँट पाए जाते हैं कि जैसे ये हमारे सिर है ऊँट का, तो इसका कुबड़ में इस तरह के कुबड़ होते हैं। तो ये इस तरह का ऊँट है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? दो कुबड़, एक कुबड़ ये, एक कुबड़ ये। तो इस ऊँट में कितने कुबड़ पाए जाते हैं? दो कुबड़। तो दो कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन ऊँट। तो नुब्रा घाटी क्षेत्र में दो कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ऊँट कहाँ पाए गए थे? बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया नाम की जगह थी ना, उसमें पाए गए थे ऊँट। तो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बातचीत कर ली है। अब हम बात करेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। किसके बारे में? मुख्य हिमालय के बारे में बात करेंगे। मुख्य हिमालय क्या है? हिमालय का मध्य भाग है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की बात करें तो ये पश्चिम में तो सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों के बीच में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 से लेके 2500 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में तो 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तो पूर्व में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अर्थात पश्चिम में तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में आते आते इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। मुख्य हिमालय की बात कर रहे थे, तो मुख्य हिमालय ये है हमारे 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम में तो 400 किलोमीटर, पूर्व में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई हमारी 2400 किलोमीटर, पूर्व में चौड़ाई 150, पश्चिम में कितनी है? 400। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, एक बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। कौन कौन से? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीन श्रेणियों के अंदर इसको बांटा जाता है। आगे बात करते हैं मुख्य हिमालय की। तो मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संधीय मोड़, अर्थात दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? अक्ष संघीय मोड़, अर्थात जिसको सिंटैक्सियल मोड भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। तो सिंटैक्सियल मोड किसे कहते हैं? ये मैं आपको बता दूं कि जैसे एक पर्वत श्रृंखला ऐसे चल रही है और अचानक चल के और ये सीधा घूम जाए, या फिर ऐसे चलती चलती ऐसे घूम जाए, तो ये जो घुमाव वाला एरिया है इसको सिंटैक्सियल मोड भी कहते हैं। जैसे आम भाषा में कहें तो जैसे हमारे पिन होती है जो कपड़ों के लगाई जाती है, कपड़ों को सेट करने के लिए महिलाएं पिन लगाती है, तो वो भी तो कैसी होती है? वो हमारी ऐसे होती है, जैसे एक तो ऐसे जाके थोड़ी घूम जाती है, घूम के वापस आती है ऐसे, और यहाँ उसका हुक होता है जहाँ पे उसको फिट कर दिया जाता है। तो इसमें भी आगे जाके अचानक ही वो घूम जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल मोड। तो हिमालय में भी क्या पाया जाता है? दोनों ओर अक्ष संधीय मोड या फिर सिंटैक्सियल मोड पाया जाता है। हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है, जिसे अवतल ढाल भी कह सकते हैं, नतोदर भी कहते हैं। जबकि दक्षिण ढाल कैसा है? तीव्र है। तो ये आप समझ सकते हैं, हिमालय का उत्तरी ढाल तो मंद है और जो दक्षिण ढाल है ये मंद वो तीव्र है, जिसे उत्तर ढाल भी कहते हैं। इसलिए हिमालय के उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं। उत्तरी ढाल है ना, उस पर क्या पाए जाते हैं? हिमनद अधिक पाए जाते हैं। अर्थात यदि इसको वर्टिकली देखें तो जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय दक्षिण से तो ऐसा है, और यदि इसको सही से बनाता हूँ कि यदि ये तो क्या है? तीव्र है, और यदि इधर से देखें तो ये इस तरह ढाल मंद है। तो यदि भारत के दक्षिण से उत्तर की तरफ देखते हैं तो इस तरफ से देखेंगे तो ये तीव्र रहेगा, और इधर से देखेंगे तो ये ढाल मंद है। तो ये आप समझ सकते हैं। जो पश्चिम हिमालय है तो इसकी जो हिम रेखा है लगभग 550 5000 मीटर है। जो हमारे पश्चिम हिमालय है तो इसकी हिम रेखा क्या है? लगभग 5500 मीटर है। और पूर्वी हिमालय है, इसकी हिम रेखा लगभग कितनी है? 4500 मीटर है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में ज़्यादा वर्षा में होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं पूर्वी हिमालय में एक तो चौड़ाई भी कम है हिमालय की, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी कम है। तो अब बात करें तो जो हिम रेखा है
तो हिम रेखा हमारे 5,500 मीटर पश्चिमी हिमालय की है और पूर्वी हिमालय की कितनी है 4500 मीटर है। अब पश्चिम हिमालय की बात करें तो पश्चिम हिमालय की जो ऊंचाई है क्रमिक रूप से बढ़ती है, एक एक करके बढ़ती है। पश्चिम हिमालय में क्या है जो ऊंचाई है एक एक करके बढ़ती है, जबकि पूर्वी हिमालय में ऊंचाई क्या है अचानक बढ़ जाती है। पूर्वी हिमालय में क्या है कि हिमालय की ऊंचाई अचानक बढ़ जाती है, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदानों से ही दिखने लग जाती है। पूर्वी हिमालय की चोटियां क्या आप मैदानों से भी देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि पूर्वी हिमालय की जो चोटियां है वो अचानक बढ़ती है, जबकि पश्चिम हिमालय की चोटियां आप एक साथ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक एक करके बढ़ती है। इसलिए ना पश्चिम हिमालय की चोटियां क्या है मैदानों से नजर नहीं आती है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है। मुख्य हिमालय की बात कर रहे थे। मुख्य हिमालय में क्या 3 श्रेणियां पाई जाती है। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले बात करते हैं बृहद हिमालय की। किसकी? बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय श्रेणी क्या है? पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरुआ, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। बृहद हिमालय किन किन के बीच में है? पश्चिम में तो हमारा नंगा पर्वत है, पूर्व में हमारा क्या है नामचा बरुआ। तो इन दोनों के बीच में क्या है बृहद हिमालय हमारे। बृहद हिमालय श्रेणी क्या है? विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। बृहद हिमालय क्या है? हमारी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं? महान हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। बृहद हिमालय श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? महान हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। तो बृहद और महान दोनों बात एक ही है। बृहद हिमालय श्रेणी की बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई हमारी कितनी है? 6100 मीटर। कितनी? 6100 मीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो ये हमारी 25 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई तो हमारी 25 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई कितनी? 6100 मीटर है। बृहद हिमालय श्रेणी की बात करें तो इसमें साल भर क्या होती है? बर्फ से ढकी रहती है। मतलब पूरे के पूरे साल भर क्या है? ये बर्फ से ढकी रहती है। इसलिए बृहद हिमालय श्रेणी को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो आप यदि परीक्षा में पूछा जाए कि हिमाद्री के बारे में बताओ, तो आपको समझ जाना कि वो किसके बारे में पूछना चाहता है? बृहद हिमालय श्रेणी के बारे में पूछना चाहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हिमाद्री कहते हैं। लेकिन आप हिमाद्री को सह्याद्री से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सह्याद्री हमारे क्या है? पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है। तो आप इसे याद रखेंगे। सह्याद्री तो हमारे पश्चिमी घाट में, और ये क्या है? हिमाद्री। अब बृहद हिमालय श्रेणी है। बृहद हिमालय श्रेणी तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, इसी श्रेणी में स्थित है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी के अंदर स्थित है। अब चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चित्र को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। थोड़ा पिक्सल्स पट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ तो आ ही जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई हमारी 6100 मीटर है। बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है 8848। कहाँ से शुरू है? नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक। औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। तो बृहद हिमालय के बारे में हमने जानकारी ले ली। आगे बात करेंगे विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ये हमारे इसी श्रेणी के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते थे? चेमो लुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमो लुंगमा कहते हैं। जो बृहद हिमालय श्रेणी है, ये कैसी श्रेणी है? एक सतत श्रेणी है, अर्थात इसमें क्या है? बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। ये वैसे तो एक सतत श्रेणी है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। ला अर्थात दर्रे का नाम क्या होता है? ला। जैसे खारदुंग ला, शिपकी ला। तो इस तरह ला शब्द, नाथू ला, तो हर शब्द के आगे आखिर में क्या लगाते हैं? इनके ला शब्द। ला का अर्थ क्या होता था? दर्रा। अब जो बृहद हिमालय श्रेणी है उसमें से बहुत सारे अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं। कैसे हिमनद? अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं। और वो हिमनद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो हमारे हैं गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में है। दूसरा है हिमनोत्री यमुनोत्री हिमनद, ये हमारे उत्तराखंड में है। तीसरा हमारे है सतोपत हिमनद।
जो उत्तराखंड में। चौथा हमारे पिंडर हिमनद, ये भी उत्तराखंड में। पांचवा हमारा मिलाम हिमनद, ये भी उत्तराखंड में। और छठा हमारे क्या जेमू हिमनद, ये भी सिक्किम में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आगे के बारे में जानकारी लेंगे, अर्थात तो हमने एक तो के बारे में जानकारी तो ले लिए, आगे की जानकारी अगले पार्ट में जो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें जो जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।